हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक 1.4 किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने टॉपिक 1.1 में आपको रेजिस्टेंस एंड इट्स रेसिस्टिविटी, उसके बाद 1.2 में ओम्स लॉ, उसके बाद 1.3 में सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद 1.4 में आपको जो पढ़ा रहा था वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में मैंने आपको बताया देता है कि ये दो तरह के होते हैं, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, एक किरचॉफ्स लॉ वोल्टेज लॉ। मैंने आपको बताया था कि किरचॉफ्स लॉ ओम्स लॉ के साथ मिलके एक पावरफुल टूल या औजार हो जाता है जो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसानी से सॉल्व कर देता है। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी एक लूप या मेश में नेट वोल्टेज जीरो होना चाहिए। यानी अब लूप के अंदर कुछ वोल्टेज तो वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हो सकता है, रेजिस्टेंस लगा हो उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कुछ वोल्टेज सोर्स लगे हो उनका वोल्टेज हो सकता है। तो जो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस या लोड जो भी है, उनका टोटल योग कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया था। साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था दो तरह के थे। एक तो बैटरी का जो बैटरी पे जो पोलरिटी है, जो वोल्टेज सोर्स पे जो पोलरिटी है, उनका क्या साइन कन्वेंशन होगा। जब अपन सर्किट में उनको लेंगे तो किस तरह पॉजिटिव लेंगे, कब उसको नेगेटिव लेंगे, ये मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद मैंने वोल्टेज ड्रॉप का आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी पोलरिटी क्या होगी। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल में देते हैं, वहाँ भी ये साइन कन्वेंशन काम आएंगे, वहाँ आपको और अच्छी तरह से ये समझ आ जाएंगे। एग्जाम में अपन को एक सर्किट दे रखा है जिसमें VCE और VAG वोल्टेज ज्ञात करना है। यानी VCE नोड C और नोड E के बीच में वोल्टेज क्या है वो ज्ञात करना है VCE। VAG है ना, नोड या पॉइंट A और पॉइंट G के बीच में क्या वोल्टेज है वो VAG वोल्टेज अपन को ज्ञात करना है। अब मैं क्या करूँगा कि दो अलग अलग लूप है, दो अलग अलग मैश बन रही है, तो मैं एक को एक मैश मानूंगा, दूसरे को दूसरी मैश मानूंगा। ठीक है, एक मैश में करंट मान के चलो I1 करंट फ्लो रहा है, दूसरा मैश में I2 करंट फ्लो रहा है। एक मैश में 20 वोल्टेज की एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और तीन रेजिस्टेंस 6 ओम, 5 ओम और 9 ओम के तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। उसको ABCDA नाम उसका दे रखा है। दूसरा मैश है, दूसरा लूप है, उसमें तीन रेजिस्टेंस 8 ओम, 5 ओम, 7 ओम एम 40 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। अब अपन एक एक को किरचॉफ्स लॉ की सहायता से सॉल्व करेंगे। पहले लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL लॉ अप्लाई करेंगे ABCDA में। ठीक है, तो इसको मैंने करंट मान के चलो, मैं करंट, क्योंकि मैंने इसको एक मैश माना है और इसमें करंट फ्लो हो रही है A से B की तरफ और B से C की तरफ, C से D की तरफ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ मैंने माना है। ठीक है, अगर अपन सॉल्व करें उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, तो उसके लिए उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो अपन ने माना कि अपन ने जो वैल्यू मानी है वो सही मानी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था करंट कैसे फ्लो होता है। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। यानी जब करंट की डायरेक्शन मैंने A से B की तरफ मानी है तो हाई पोटेंशियल A तरफ हो गया और B तरफ लो पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो जो हाई पोटेंशियल है प्लस वोल्टेज, लो पोटेंशियल माइनस वोल्टेज। तो और क्योंकि हाई से लो की तरफ जा रहा है तो वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अपन क्या लेंगे, जो भी वोल्टेज है वहाँ अपन यहाँ कर लेंगे नेगेटिव लेंगे, है ना। उसके बाद B से C की तरफ मैं चलता हूँ तो B पे पॉजिटिव और C के तरफ नेगेटिव आएगा। ऐसे C की D की तरफ चलता हूँ तो C पे पॉजिटिव और D पे नेगेटिव लूँगा। ठीक है, तो ABCDA है ना। अब इसमें मैं KVL इक्वेशन लगाऊंगा तो टोटल वोल्टेज में ऐड करूंगा, उसको वो जीरो बराबर करूंगा, उसकी इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन के बाद I की वैल्यू निकालूंगा। तो -6I -5I -9I प्लस 20 इक्वल टू 0 के बराबर है। जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो 20I बराबर होगा 20/6 + 5 + 9, यानी 6 + 5 + 9 20 वोल्टेज के बराबर होगा। तो 20/20 कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड लूप को लूँगा, 40 वोल्ट बैटरी
सर्किट वाले को ई एफ जी, जिसमें लूप अपन लेते हैं एफ ई एच जी, अपन ने लूप लिया है एफ ई एच जी। ठीक है, इसमें भी मैं देखता हूँ कि करंट की डायरेक्शन अपन ने मानी कि एफ से ई की तरफ, ई से एच की तरफ और जी की तरफ फ्लो हो रही है, यानी बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी हाई पोटेंशियल है यहाँ पे। ठीक है, तो एफ से ई की तरफ करंट फ्लो होता है, करंट अपन को पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, तो एफ पॉइंट अपना प्लस पॉइंट होगा हाई पोटेंशियल, और ई पॉइंट अपना ई साइड जो 8 ओम का जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह ई से एच तक चलते हैं तो 5 ओम आ रहा है बीच में, तो 5, क्योंकि करंट ई से एच की तरफ फ्लो होता है, 5 ओम का जो टर्मिनल ई साइड होगा वो पॉजिटिव होगा और जो एच साइड होगा वो नेगेटिव होगा। 7 ओम एच और जी के बीच में करंट इसमें एच से जी की तरफ फ्लो रहा है, तो 7 ओम का जो टर्मिनल एच साइड होगा वो पॉजिटिव लेंगे और जो जी साइड होगा उसको नेगेटिव लेंगे। फिर इसको अपन केवीएल इक्वेशन लगाएंगे पूरी, यानी 8 -8 आई -5 आई -7 आई प्लस 40 इक्वल टू 0 बराबर आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ 40 अपॉन 20 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 15 8 20 के बराबर, 40 अपॉन 20 आई के बराबर, आई इक्वल टू 40 अपॉन 20 यानी 2 एम्पियर के बराबर करंट आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, VCE वोल्टेज निकालूंगा, यानी पॉइंट सी और पॉइंट ई के बीच में वोल्टेज निकालूंगा, है ना। VCE इक्वल टू VC माइनस वोल्टेज VE माइनस बराबर होगा। तो मैं पहले यानी ई पॉइंट से चलता हूँ, तो ई पॉइंट से मैं एच की तरफ जाऊँगा इसमें, फिर एच से बी के, बी से सी की तरफ, तो ये इस तरह से निकालेंगे अपन। तो अपन बात करेंगे यहाँ कि करंट कैसे फ्लो हो रहा था इस लूप में। इसमें ई से एच तक करंट फ्लो हो रहा था, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं ई पॉइंट से अपन, तो यहाँ लिखेंगे -5 × 2। फिर एच से बी तक जाएंगे तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं ना, हाई पोटेंशियल की तरफ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो +10, है ना। फिर बी से सी तक करंट भी बी से सी की डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो यहाँ अपन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी बी पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो ये क्या आएगा -5 × 1। जब इसको सॉल्व करूँगा तीनों को तो VC अपना -5 वोल्टेज के बराबर आ गया, कितना -5 वोल्टेज के बराबर। इसका मतलब हुआ कि सी पॉइंट ई के रेस्पेक्ट में नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, सो दैट पॉइंट सी इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ई। तो VCE -5 वोल्टेज, तो VEC जो वोल्टेज होगा वो +5 वोल्टेज के बराबर होगा। इसी तरह मैं VAG वोल्टेज निकालूंगा, तो VAG ए और जी पॉइंट के बीच वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी VA माइनस VAG, यानी ए और जी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VAG है। तो अपन जी से चलेंगे तो अपन को पता है एस से जी की डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है और अपन जा रहे हैं जी से एच, है ना, अपोजिट डायरेक्शन अपन चल रहे हैं, अपना मोशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव आएगा 7 × 2, क्योंकि अपन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो 7 × 2 प्लस ये भी लो से आई की तरफ +10, ये भी अपन बी से ए की तरफ लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो 6 × 1, तो 7 दूनी 14 प्लस 10 24 प्लस 6 30 वोल्टेज के बराबर वोल्टेज, तो ये पॉजिटिव, यानी ए पॉइंट जी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन, सो दैट पॉइंट ए इज एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट जी। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी आसानी से। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो इतना बड़ा सर्किट देख के अपन को घबराना नहीं है, बस अपन को इस पर ध्यान कंसंट्रेट करना है कि अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कौन सा तरीका अपनाएं जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए। अब मैंने कितनी मैथ एनालिसिस जो आके पढ़ेंगे वो यूज किए इसमें, कि 2 मैथ माने जो अपन लूप ले सकते हैं, 2 लूप लिए अपन ने, ठीक है, अलग अलग लूप लिए, उनका अलग अलग करंट फ्लो है, तो इस लूप करंट, इसका करंट क्या फ्लो रहा है, इसका क्या करंट है, वो अपन ने ज्ञात किया, उसके बाद इसको आसानी से अपन ने सॉल्व किया है। अब है कि अब तक अपन ने जो DC सर्किट पढ़ा है 1.1 से 1.4, उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब अपन सॉल्व करेंगे। पहला है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज RO इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज ओम इज, यानी एक रेजिस्टेंस है जिसका वायर, एक रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R ओम है, ठीक है। उस वायर को मैंने खींच के उसकी लेंथ डबल कर दी, यानी पहले उस रेजिस्टेंस की लेंथ L थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, अब मैंने उसको खींचा और उसकी लेंथ कर दी मैंने 2L। तो मुझे पता है कि कोई भी मटेरियल है ना, उसका वॉल्यूम अपन किसी भी शेप में डाल लें कांस्टेंट रहता है,
ठीक है, ये बात अपन को पता है। तो एरिया इंटू लेंथ इजिकल टू होता है वॉल्यूम, लेंथ डबल हो गई यानी ए डैश इंटू टू एल इजिकल टू वही ए इंटू एल के बराबर होना चाहिए। तो ए डैश यहाँ से बाहर करेंगे तो ये ए बाई टू के बराबर, यानी उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जब उसको अपन खींच के डबल कर देंगे उसकी लेंथ को, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास में आर इजिकल टू रो एल बाई ए है ना, ये तो उसका था। अब दूसरा रेजिस्टेंस जो उसको खींचने के बाद जो रेजिस्टेंस वैल्यू है आर इजिकल टू रो एल डैश बाई ए डैश, एल डैश एम टू है और ए डैश है ए बाई टू, टू ऊपर चल जाएगा बाई बटे में से, तो 4 रो एल बाई ए के बराबर है 4 आर के बराबर आ जाएगा। तो पहले का आंसर आ जाएगा थर्ड 4 आर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और ओम्स लॉ को, ठीक है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। तो अपन को पता है कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम वायर है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये एक मेटल है और मेटल में करंट ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जबकि डायोड है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता क्योंकि जो वी आई करेक्टरिस्टिक होगी डायोड की वो लीनियर नहीं होती, जबकि इनकी जो कॉपर सिल्वर और एल्यूमिनियम की जो वी आई करेक्टरिस्टिक होगी वो लीनियर आएगी। तो उससे कह सकते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जबकि डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। थर्ड है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, यानी ये जो नीचे सब्सटेंस दे रखे हैं उनमें से ऐसा सब्सटेंस कौन सा है जिसका अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ऐसे सब्सटेंस जिनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जिनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, है ना। इंसुलेटर होते हैं जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब यही है कि जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें से अपन देखते हैं कि कार्बन एक आंसर है इसका ना, बाकी कॉपर सिल्वर कॉन्स्टेंट नहीं, तो तीसरे का फर्स्ट आंसर हो। The resistance of the wire uniform diameter D, length L is R. The resistance of another wire of the same material but diameter 2D and length 4L. यानी यहाँ सेम मटेरियल के दो वायर ले रखे, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमीटर, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दे नहीं रखा लेकिन उसका डायमीटर दे रखा है, उसकी डायमीटर डी है तो उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपन निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया निकल जाएगा, एल निकल जाएगा तो उसका अपन को आर रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू रो एल अपॉन डी वाई टू का होल स्क्वायर, पाई इंटू डी वाई टू का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, या ए वन एरिया कह देते हैं उसको। दूसरा है अपना अनदर वायर जिसका डायमीटर 2D है, लेंथ 4L है। तो अपन जो पहले का जो एरिया है पाई डी वाई टू का होल स्क्वायर और इसका क्या होगा पाई डी स्क्वायर, तो दोनों कंपेरिज करेंगे तो ये जो दूसरे का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पहले से 4 गुना ज़्यादा है। तो पहले का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो इसका 4 है, उसकी पहले की लेंथ L है, इसकी कितनी है 4L है। दोनों को सोल्व करेंगे तो अपन को पाएगा कि आर इक्वल टू रो एल बाई एक, या इक्वल टू लिख दो आर इक्वल टू रो एल 4L अपन 4D, 4 से 4 कट जाएगा तो रो एल बाई यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा वही आर आ जाएगा। चौथे का आंसर आर। पांचवा द रेजिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज, पांचवा द वायर इज स्ट्रेच्ड टू ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ 40 सेंटीमीटर लेंथ, द रेजिस्टेंस नाउ विल बी इन ओम्स। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन है कि एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस, एक वायर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है। उसको वायर को खींच के अपने 40 सेंटीमीटर कर दिया, उसकी लेंथ अपन ने डबल कर दी, है ना। तो पूछा जा रहा है अपन को उसका रेजिस्टेंस क्या। जब लेंथ डबल करती है तो मैंने आपको बताया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो जाएगा जब उसका मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो पुराने वाले रेजिस्टेंस से वो 4 गुना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। तो अगर पुराने उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है तो 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 ओम इसका आंसर आ जाएगा। एंड थर्ड छठा है इंसुलेटर है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैंने अभी आपको बताया था कि इंसुलेटर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब जब अगर
किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। साथ ही यूरेका एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यूरेका रेजिस्टेंस बनाने का काम आता है। ये ऑलमोस्ट 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रखता है। 8वां BCM की तरह क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज इट हैज नेग्लिजिबल स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड आंसर इसका है ना। दो रजिस्टर है, 9वां क्वेश्चन। 2 रजिस्टर है ए एंड बी, एज रेजिस्टेंस एक का रेजिस्टेंस आर है, दूसरा का रेजिस्टेंस आर बी है। आर ए रेजिस्टेंस कम है आर बी से, है ना। तो दोनों की रेजिस्टिविटी में कंपैरिजन पूछा है कि ये बराबर है, कम है 9वां क्वेश्चन में, या उनकी इंफॉर्मेशन अपन को इनसफिशिएंट है। तो अपन पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टिविटी अपन को तीनों पता हो, है ना, इनमें से कोई 2 भी पता हो तो तीसरे के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन कोई सी भी नहीं दे रखी अपन को, तो बस वैल्यू बता रहा है कि ये ज़्यादा है ये कम है, ये दे रखी। ठीक है, तो ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, अपन को इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अपन को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, इन केस ऑफ अ लिक्विड ओम्स लॉ इज, है ना। ओम्स लॉ लिक्विड में फुली ओबे करता है ना, ओम्स लॉ जो नियम है लिक्विड में भी ओबे करता है, लिक्विड में भी उसको मान्य होता है। तो ये इसका आंसर फर्स्ट हो गया। थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे।